वेलकम टू द शो सर। हाउ आर यू? ऑल गुड, हाउ आर यू? गुड सर। तो बताइए मेरे को सबसे पहले बूट स्ट्रैप के बारे में जानना चाहता हूँ मैं कि बूट स्ट्रैप क्या होता है और एक फंडिंग वाली कंपनी क्या होती है। तो बूटस्ट्रैप जब आप अपने पैसे लगाते हो हाँ। या फिर आप किसी से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से पैसे लेते हो, तो वो जो अपने पैसे लगा के लोग अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसको बूटस्ट्रैप कहते बट अब मैंने फैमिली से ले लिया, फिर हाँ। मेरे पापा से लिया, चाचा से लिया, किसी से लिया, तो वो हो गया ना फंडिंग लिए मैंने। हैं। नहीं, आप उनसे ऐसा उधार ले रहे हो ना, हाँ तो आप उधार लेके जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको रिटर्न कर दो। हाँ। तो वो एक तरीके से लोग करते हैं, Right. इसको भी लोग बूटस्ट्रैप की कैटेगरी में ही डालते हैं। कम्प्लीटली वो बूट स्ट्रैप नहीं होता है, मतलब अपने आसपास है आसपास के जान पहचान लोग से लेकर जब आप इक्विटी डाइल्यूट नहीं करते हो तब उसे हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। इक्विटी डाइल्यूट नहीं नहीं करते करते हो, ये टर्म्स होनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम मतलब चाचा से लिया और मैंने इक्विटी डाइल्यूट कर दी तो चाचा इक्विटी, तो आप उसको एज एन इन्वेस्टर लिए हो ना, तब आप बूटस्ट्रैप काउंट नहीं होगे, बूट स्ट्रैप काउंट नहीं होंगे। अगर इक्विटी डाइल्यूट नहीं किए तो तब आप ऐसे उधार ले रहे हो। अच्छा, वो उधार लेना कहलाता है। फिर आप उसको वापस दे सकते हो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका बिजनेस चलने लगे तो आप देंगे। तो आप एक बताओ कि जैसे बूट स्ट्रैप कंपनी करनी चाहिए या फिर स्टार्टिंग में फंडिंग उठा लेनी चाहिए, क्या मतलब आप क्या प्रेफर करते हो? ये देखो, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। मतलब जैसे कुछ बिजनेस मॉडल होता है कि जो वहाँ पर लोग बिना पैसे उठाए भी काम कर सकते हैं। राइट। जैसे मेरा बिजनेस मॉडल है कि वो पहले दिन से रेवेन्यू जनरेटिंग है, ओके। तो वहाँ पर हम लोग बिना पैसे उठाए भी काम कर सकते हैं। पर फिर जब कोई आपको बड़ा आदमी आता है इन्वेस्टमेंट देना चाहता है तो ये बोलता है ना कि इसको स्केल कैसे करोगे, बड़ा कैसे करोगे, बहुत बड़ा कैसे बनाओगे। तो वो ये इसलिए तो लोग अपनी जीटीएम और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाती है। हाँ। दैट इज वन थिंग। सेकंड, अब मैंने आप जैसे कहा कि कौन सी कंपनीज को पैसे उठाने चाहिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि अब बहुत लोग, ऐसी कंपनी होती है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। राइट। जैसे सैस हो गया, सैस में आपको इनिशियली पैसे जरूरत पड़ते हैं राइट। ताकि आप थोड़ा सा स्केल करो, तब आप बेचना स्टार्ट करोगे। अब हर कंपनी जोहो जैसी कंपनी नहीं बनेगी, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल तो थोड़ा सा उनको पैसे चाहिए होते हैं, थोड़ा स्केल करे, प्रोडक्ट बनाएंगे तब जाके वो स्केल करेगी। तो जोहो एक राइट एग्जांपल है। हाँ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो कुछ? देखो जोहो क्या है कि मैं उसको अब एज अ बिजनेस देखता हूँ अच्छे से। दे आर रनिंग इन अ गुड वे ऑफ सैस, Right. तो दैट इज वन थिंग। मतलब उस कंपनी को मैं स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था Right. उसका कैंपस ही मेरे कॉलेज के बगल में है। तो एकदम बगल में, तो रोज देखता था, सुबह में उठूंगा, अगर शाम को सोऊंगा तो वो जोहो का कैंपस दिखता था। तो वहाँ से मैंने जोहो के बारे में जाना। एक वो भी एक कल्चर वगैरह भी मैंने देखा है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा वैल्यू प्रोवाइड करती है कि कंपनी कैसे चल रही है। बट ये लोग तो ज़्यादा शायद मार्केटिंग करते नहीं है, मतलब कि अपना मतलब खुद दिखते नहीं है बाहर, तो भी अच्छी कंपनी चला रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि दिखना ज़्यादा जरूरी है या फिर बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फॉर मेरे लिए बिजनेस ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आज हमारे ऐप पे 7.5 लाख डाउनलोड है, 7.5 लाख है, 7.5 lakhs। बट हमने आज तक मार्केटिंग नहीं किया है। हमारा मार्केटिंग स्पेड 0 है। हमने कभी प्रमोट ही नहीं किया किसी के थ्रू भी, चाहे कोई ऐड हो, चाहे किसी भी तरह का प्रमोशन, हमने कभी कुछ प्रमोट नहीं किया है। हमने स्टार्टिंग में बस हमने ये फोकस किया कि रेवेन्यू आए, राइट। क्योंकि रेवेन्यू नहीं आया तो मैं सोचूंगा मैं खाऊंगा क्या। सही बात। तो वो एक चीज़ है, मेरा ये फोकस था कि रेवेन्यू आए। रेवेन्यू जब आएगा तो डेफिनेटली आपका ऐप ग्रो होते जाएगा। जिस तरह से आप दिखोगे मार्केट में काम करते हुए, तो ऑटोमेटिकली आपके ऐप डाउनलोड्स होने लगेंगे और यूज़र भी आने लगेंगे, सब कुछ होगा। Right. तो आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे साथ यही हुआ था कि 1 साल के स्टार्टिंग में मेरे सिर्फ 10,000 डाउनलोड हुए थे, तो मैं उस समय सोचता था क्या ऐसा करूँ कि डाउनलोड्स आ जाए। तो एक साल में 10 से डाउनलोड, तो पेशेंस लेवल कैसे आपने उसको रखा? पेशेंस इसलिए लेवल इसलिए अच्छा रहा क्योंकि पैसे नहीं थे स्पेंड करने के लिए, तो पैसे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ज़्यादा पैसे हो जाते तो टेंशन भी हो सकती थी। तब ये ऐसा होता है कि कहीं पे प्रमोट कर दो, Right, किसी तरह का मार्केटिंग कर ले हम लोग। अगर पैसे होते बैंक में तो हमारे पास उतने ही पैसे थे कि हम अपना ऑपरेशन चला पाए। तब होता क्या है कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिली से हम पैसा तो ले लेते हैं, बट मेरे को लगता है कि जैसे लाखों लोग हैं, उन्होंने मतलब किसी से, चाचा से, भैया से या फिर पापा से, किसी से भी पैसा ले लिया, उधार किया, मेरे को आप दो पैसा कर लिया, बट 90% केस में बिजनेस फेल हो जाता है। आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिली कि नहीं आपने कुछ पैसा लिया हो, आपका बिजनेस फेल हो गया हो, या फिर आपने सिचुएशन को कैसे टैकल करी हो, या फिर आपने किसी का सुना हो कि ये सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? मैंने तो कभी किसी से पैसा लिया नहीं है, तो बट मैंने ये सुना है कि लोग अपने पापा से पैसे ले रहे हैं फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। Right. अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर दोनों एंड से सपोर्ट होना चाहिए कि वो जो पर्सन स्टार्टअप कर रहा है और जो पापा पैसा दे रहे हैं, तो दोनों भरोसे से दे रहे हैं। अब वो काम नहीं चलेगा तो दोनों ही कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो इसमें एक पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब वो ऑब्वियसली तो ही ना कि उनको वो पकड़ के मारेगा, तो वो कर दे सकते हैं। नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसने ट्राई किया, उसको जो बेस्ट लगा उसने किया। अब वो नहीं चला तो वो किसी के हाथ में नहीं है। अब एक बिजनेस में को फाउंडर की जरूरत होती है नहीं होती है? को फाउंडर की जरूरत होती है। मैं ज़्यादातर कहूँगा कि सीटीओ की जरूरत बहुत होती है अगर आप टेक वाली कंपनी चला रहे हो तो। अगर टेक है तो टेक हो तो आपको कंपनी चला, ये मुझे बहुत बार फील हुआ है। मैं इंडिविजुअल फाउंडर हूँ। स्टार्टिंग में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, एक्चुअली इन्वेस्टर का भी क्वेश्चन रहता है कि अगर आप नहीं रहे तो आपकी कंपनी कौन देखेगा, हमारे पैसे कौन देखेगा। राइट। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। सेकंड, अगर आप जब टेक कंपनी चला रहे हो तो आपको सीटीओ बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आपका टेक प्रोडक्ट ही बना रहे हो, वही आपका स्ट्रेंथ है।
और आपके पास टेक को फाउंडर नहीं, आपके पास टीम है बट, तो उससे आप इतना लंबा सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए आप बहुत जगह ये देखते होंगे कि जब वो रेस करने जाते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया भी रखते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स कि आपको एक टेक्निकल CTO रखना पड़ेगा, राइट तभी आप इसको और आगे स्केल कर पाओगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप टेक वाली कंपनी हो तो आपको CTO रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, Co-founder एंड CTO। एंड सेकेंडली, अगर आप नॉर्मल अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें ज़्यादा टेक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर इंडिविजुअल फाउंडर है तो वो भी चल सकता है। मतलब चल सकता है, मतलब सिर्फ टेक वाले में सीटीओ की जरूरत है, CTO वाले में ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी। बाकी Longer मतलब ऑपरेशनल फील्ड और ऑपरेशनल उसमें तो आप टीम बना सकते हो, टीम आपका मैनेज कर सकती है। मतलब आपने बोला ना कि अगर हम नहीं रहे तो फिर कौन चलाएगा, हमारे पैसे कौन तो देखेगा। अब ये वही चीज़ें हो जाती है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल विद टाइम, आप अगर जब जैसे काम करने लगते हो, आप ग्रो करने लगते हो, तो आप यू विल हैव सम गुड पीपल, मतलब टीम बनती रहेगी आपकी, तो वो लोग तो होंगे इन द स्टेक होल्डर्स बढ़ते रहेंगे कंपनी में, तो धीरे धीरे वो चीज़ कवर अप हो जाती है। बट इनिशियल डेज में जब आप बिल्ड करते हो, अपना प्रोडक्ट ही बना रहे हो, तब आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कब तक के लिए, मतलब एक मिड साइज तक के लिए लेके आ जाए, या फिर एक मिड साइज बना दे, 50-100 लोगों की कंपनी बना दे, तब आपको जरूरत पड़ती है, या फिर उसके ऊपर कैसे करें। देखो, ये कोई एक डिफाइन टाइम नहीं बोलूंगा मैं, बट जैसे आज के समय में 2023 में कोई भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप खुद टेक्नोलॉजी फाउंडर हो, तो आप तो प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दोगे, और उसके बाद आपको एक मार्केटिंग का पर्सन लाना थोड़ा सा आसान होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग वाइज। बट अगर आप नॉन टेक फाउंडर हो, अगर आप टेक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप वो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसको तो पहले दिन से कोई चाहिए ना, और ना ही वो पे कर पाएगा, उसको इक्विटी के बेसिस में लाना पड़ेगा। तो उसी जगह पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, अगर आपने पहले किसी से प्रोडक्ट बनवा भी लिया, जैसे मैंने किया था, मैंने अपना प्रोडक्ट पैसे दे के अपने मतलब किसी को हायर करके बनवाया था। अब हमें ये बाद में भी जरूरत पड़ेगा ही, जब मैं रेस करूँगा फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, अगर मैं रेस करता तो मेरे पे ये क्वेश्चन जरूर आता था कि आपके पास CTO है, टेक फाउंडर है, तो ये क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट को कैसे एनहांस करेगा, प्रोडक्ट का क्या लाइफ साइकिल है, कैसे प्रोडक्ट रोड मैप होगा आपका, तो वो ही डिफाइन कर सकता है। और अगर वो नहीं है तो टेक लीड आपको उसको रिप्लेसमेंट के लिए बोल सकते हो। राइट। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि आपने 50 से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हो, तो क्या बेनिफिट थे, क्या रिस्क थी, क्या आपने पैसा बनाया वहाँ पे। तो अभी बेनिफिट और रिस्क की, तो आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आता है रिस्कीस्ट थिंग, वहाँ पर आप इन्वेस्ट डालो तो आपको ये मानना बहुत जरूरी है कि आप वो पैसे भूल जाओ, तभी इन्वेस्ट करो। भूल जाना ही बेटर है। हाँ, सट्टे जैसा हो गया। सट्टा में क्या, सट्टे में तो आप एक्सपेक्ट करें ना कि मुझे रिटर्न आए, यहाँ पे भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, सबसे बेस्ट है। अच्छा, द रीजन बीइंग, असली इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वही है कि जो सोचे नहीं कि मुझे रिटर्न कब आ रहा है। क्योंकि अगर पहले दिन से आप ये पूछोगे स्टार्टअप से मुझे रिटर्न कब दे रहा है, तो ये थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाएगा, मैं कहूँगा, या फिर बायस्ड हो जाएगा कंपनी को लेके कि किस तरह से वो रिटर्न में को देगा अभी। तो ये विद द टाइम कंपनी जब ग्रो करेगी तब एग्जिट मिल सकता है। तो मुझे अभी तक एग्जिट किसी में नहीं मिली है। मुझे 2 में एग्जिट का अपॉर्चुनिटी आया था, बट मैंने वहाँ पर होल्ड किया है। द रीज़न बीइंग अगेन, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अगर मैं आज उसमें 4x एग्जिट लूँगा तो कल मुझे पता है कि मैं उसमें 10x एग्जिट भी ले सकता हूँ। तो मुझे अभी उतनी नीड नहीं थी, तो मैंने होल्ड किया है। वो आज नहीं तो कल मुझे उस कंपनी से एग्जिट मिल सकती है। अच्छा, मतलब 40-50 पे आपने इन्वेस्ट किया क्या तो 2 में से अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे एग्जिट की, हाँ। बट मैंने अभी तक ली नहीं। तो क्या वो उतना पैसा कवर कर लेगी जितना आपने 50 में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने हाँ, देखो विद द टाइम मेरा क्या एम है कि मैं आने वाले टाइम पे लगभग 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँ टोटल। मैं क्या रेशियो मान के चलता हूँ कि कम से कम 10% स्टार्टअप भी सक्सीड होगी। 10 स्टार्टअप भी अगर हुए तो वो मेरे बाकी के पैसे कवर कर सकती है। तो ये उतना प्रोबेबिलिटी मार्केट में उतना रेशियो चलता है। तो मान लो एक जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 1 लाख रुपए मैंने 50 में 50 लाख रुपए लगा दिए मैंने, उसमें से मेरे को 2 ही कंपनी मिल रही है, तो मैंने एक ही कंपनी में 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए ही लगाया था। सो क्या वो 1 लाख रुपए मेरे को आने वाले 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए दे पाएगा? जरूरी हो भी सकता है। आपने भारत में का एग्जिट देखा ही था, लोगों को 80x रिटर्न मिला था। दैट इज वन थिंग। अगर मैं 50 के हिसाब से एग्जांपल मतलब मान के चलो 1 लाख का तो 80 लाख रुपया मिला उसको। ये एग्जिट मिला तो लोगों के एंजल इन्वेस्टर को 2018 में इन्वेस्ट किया था। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह, कितने सालों का था वो? कुछ वो लोगों को लगभग 3 साल में एग्जिट मिला, 2021 में एग्जिट मिला था। अच्छा, 3 साल में एग्जिट मिला था उनको। मैंने ये जो पढ़ा था इस न्यूज़ में। तो उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं 100 में करूँ, अगर मुझे 10 में भी मिलता है एग्जिट, अगर मैंने 1 करोड़ रुपये भी इन्वेस्ट किया और एक से मुझे लगभग 10 भी मिलते हैं 10 लाख रुपए करके, तो मेरा कवर अप है ऑन अ रेशियो बेसिस। बट मैं उस तरह के कैलकुलेशन में ज़्यादातर अपने पे ज़्यादा नहीं हूँ। मेरा फोकस ये है कि जिसमें भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम वो कंपनी ग्रो करे। वो ग्रो करेगी तो पैसे बनेंगे लॉन्ग टर्म में कैसे ना कैसे। राइट, एब्सोल्युटली। तो मेरे को बात हो कि कोई आपने स्टार्टअप किया, कोई फेल हुआ आज तक? मैं खुद से मेरा ये पहला ही स्टार्टअप है। पहला ही स्टार्टअप। इसके पहले पिक्सल से पहले मैं इसी मॉडल को ऑफलाइन करता था, जो अभी हम लोग करते हैं। तो यही मेरा पहला स्टार्टअप है, इसी को हमने आज तक किया रन। तो कोई फेल बोल के कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो आप फेलियर देखना चाहते हैं, हमेशा सक्सेस देखना? ऐसा बात नहीं है, ऑब्वियसली फेल होना बहुत जरूरी है। राइट, जब तक आप वो लोग फेलियर नहीं बोलोगे तब तक आपको लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है।
तो कि मेरे लिए फेलियर दूसरे टाइप से हुआ था एक्चुअली। राइट राइट अब ऑब्वियसली आप सबकी वो एस्पिरेशन जरूर रहती है कि वो अगर कंपनी स्टार्ट करा तो वो फंडिंग उठाना चाहता है। Right. तो मेरी भी वही थी। Right. 2019 में कॉलेज से निकले, कंपनी लॉन्च की और मुझे लगा कि अब फंडिंग उठाना है, क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे। तो फिर मैंने ट्राई तो किया था फंड रेज करने का, राइट। बट वहाँ पर मैं बहुत गंदी तरह से फेल हुआ था। कहाँ मतलब ये थोड़ा पॉइंट बताओगे तो और क्योंकि मुझे देखो कोई आइडिया नहीं था कि कैसे फंड रेजिंग होती है, ना ही कोई टीम में उतना एक्सपीरियंस पर्सन था। सब कॉलेज के लोग थे हम लोग, सब दूसरे कॉलेज के भी थे, मेरे भी कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सब उनमें मिलकर 4-5 लोगों की टीम थी। तो मुझे ये नहीं पता कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे पिच डेक बनेगा। जैसे तैसे ऑनलाइन में देख के हमने सब बनाया, पिच कैसे सीखा आपने, पिच डेक कैसे बनाते सब मैंने ऑनलाइन देख के किया, पिच कैसे करना है वो भी किया। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसके पास मेरे आंसर नहीं थे मेरे पास। तो वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मुझे फर्स्ट कॉल में भी रिजेक्ट किए हैं। ओके। तो फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तक मैंने अपने कॉलेज के दौरान में विदाउट फंडिंग हमने 20 से 35 लाख रुपए का बिजनेस किया है, तो आगे आने वाले टाइम में भी कर सकते हैं। तो वो एक समय था। उसके बाद मैंने सोचा कि पैसे नहीं उठाने अब। आपकी एजुकेशन कब कंप्लीट हुई थी? 2019 में 2019 मई में कंप्लीट की। तो कोविड का पीरियड भी तो था इस टाइम पे। हाँ, कोविड के पीरियड में ही हम लोगों ने ग्रो किया था, क्योंकि हम लोग का मॉडल अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो हम लोग ऑन डिमांड टास्क करते हैं। जो घर में बैठे लोग हैं वो टास्क करेंगे, कंपनीज के लिए काम करेंगे और दे विल अर्न मनी थ्रू आवर। तो वहाँ पर कंपनीज को क्या था कि काम करवाना था और उनको एक सस्ते में और अच्छे रेट में काम कराना था। तो वहाँ पर बहुत लोग क्या घर में बैठे थे, सबको काम चाहिए था उस वक्त। तो उस वक्त हमारे पूरे वो एक साल में, जैसे मैंने जून में लॉन्च किया था 2019, और मई और अप्रैल तक अराउंड 10,000 डाउनलोड थे। उसके बाद जो वो फाइनेंशियल ईयर गुजरा उसमें हमें टोटल 3 लाख ऑर्गेनिक डाउनलोड आए थे अपने आप, क्योंकि वो हमारे खुद के ऐप के। तो हमारे ऐप डाउनलोड आ रहे हैं, हमारे यूज़र आ रहे हैं। उस समय हमने और कंपनीज ऑनबोर्ड की जितना काम करवाना था। कंपनीज को ऑनबोर्ड कैसे किया? मतलब आपने कभी सीखा नहीं काम, तो आपको कैसे लगा कि इनको ऑनबोर्ड करूँगा? आपने किसको रीच आउट किया? तो पहले क्या था कि पहले 2 साल से मैं जब ये रीच आउट कर रहा था लिंक्डइन में, लगभग मैं लिंक्डइन में रीच आउट कर रहा था लोगों को। जब 2019 और 2020 के स्टार्टिंग में रीच आउट कर रहा था, मैं किसी भी रैंडम इंसान को रीच आउट कर रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसी पर्सन को रीच आउट करना चाहिए जो वो काम देखता है उस कंपनी में। राइट। अगर मैं ऑपरेशंस का काम अपने एंड पे ऑनबोर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऑपरेशंस वाले पर्सन को पिंग करना है, मैं थोड़ी ना फाइनेंस वाले पर्सन को पिंग करूंगा। तो ये गलती मैंने आइडेंटिफाई की। फिर मैंने दूसरी गलती ये आइडेंटिफाई की कि मुझे कहानी नहीं लिखना अपने मैसेज में, मुझे एक शॉर्ट सा मैसेज लिखना है कि क्या मैं बता रहा हूँ, क्या हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद वो हमारा कन्वर्जन रेशियो बढ़ा, और जैसे जैसे आप काम करने लगते हो फिर उसके बाद इनबाउंड बढ़ने लगा, धीरे धीरे चीज़ें। तो इनबाउंड लीड्स भी जनरेट होना चालू आज के टाइम पे। हाँ, आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ पिछले 1 से 1.25 सालों में मैंने कभी भी रीच आउट नहीं किया। अब जो भी आता है इनबाउंड आता है, लोग हमें देखते हैं, या फिर रेफरल के थ्रू जिन कंपनी के साथ हमने काम किया वो एक दूसरे को रेफर कर देती है, या फिर जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया उनके काम अगर आते हैं तो वो हमारे थ्रू करवाएंगे। तो एक पूरा वो सिस्टम बन गया है। राइट। तो मतलब आपने कुछ काम सीखा नहीं, कुछ करा नहीं, मतलब सिर्फ ऑनलाइन जाके देखा कैसे करना है, मेल कैसे लिखना है, मैसेज कैसे करना है, राइट पीओसी को कैसे करना है। ये करते हो। अभी कितनी बड़ी टीम हो गया? अभी टोटल 3 लोग हैं मुझे मिला के। अच्छा, आप 3 लोग ही है, और अभी कितने टाइम में आप कर रहे हैं? अभी हम लोगों का ये साल का रेवेन्यू जो हम लोग क्लोज करेंगे लगभग 3.5 करोड़ में करेंगे। 3.5 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज कर रहे हैं, और आपने इन्वेस्टमेंट भी चालू कर दिया है। मतलब 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट 1 साल में किया है? नहीं, ये मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, जनवरी 2021 में पहला इन्वेस्टमेंट किया था। तो 2 साल ही हुए हैं? हाँ, 2 साल में मैंने 50 में किया। ये साल में कि कम से कम 50 और करे ताकि 100 कंप्लीट हो जाए। तो कैसे करते हो? मतलब कुछ आइडिया दो ना इसका, अगर हम तो करना चाहते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, बहुत सारे सिंडिकेट्स भी होते हैं, बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स होते हैं, और मैक्सिमम फिर जाके डायरेक्ट जहाँ पर आप कर सकते हो। तो अगर आप लेटर स्टेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, सीरीज ए सीरीज बी में, तो आप वहाँ पर एंजल्स का टिकट साइज अगर लगभग 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए रहते हैं, तो वो लोग जनरली कर नहीं पाते। तो वहाँ पर वो सिंडिकेट्स, एंजल फंड्स होते हैं एक्सेट्रा, वहाँ के थ्रू आप कर सकते हो। जहाँ फर्स्ट राउंड्स में कर रहे हो, फर्स्ट प्री सीड में, तो वहाँ पर लोग डायरेक्टली कर सकते हैं उनके कैप टेबल पे फाउंडर के साथ मिलके। तो मेरा भी फोकस वही है कि मैं ज़्यादातर अर्ली स्टेज फाउंडर्स पे फोकस करूँ, जो मेजरली का फर्स्ट टाइम फाउंडर्स है, जो अच्छा काम कर रहा है या फिर रेवेन्यू जनरेटिंग है, वो फोकस ज़्यादा है मेरा इस ईयर। तो अभी मतलब मालूम, जैसे मतलब 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया किसी में, तो कितना % इक्विटी डाइल्यूट करते हैं वो लोग? डिपेंड करता है ना क्या वैल्यूएशन है। अगर मान लो 10 करोड़ की वैल्यूएशन है तो उसका 0.1 होगा, 0.01% होगा शायद। हाँ, तो वो क्या वो शेयर सर्टिफिकेट्स देते हैं? सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो शेयर सर्टिफिकेट दे। हाँ। मान लो कंपनी डूब गई तो वो पैसा डूब गया, मतलब आप राइट ऑफ कर सकते हो उसे इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, इन्वेस्टर को राइट ऑफ करना पड़ेगा कि यार नहीं यार पैसा मेरा डूब। हाँ, चलो ग्रेट है सर। तो आप मतलब अभी इतना खतरनाक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो एक सॉलिड कोटेशन बोलना चाहते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को कि यार तुम ये करना चाहते हो तो ऐसा ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा सॉलिड कोटेशन बोलना नहीं चाहता हूँ, बट ये जरूर बोलूँगा कि इसलिए मैं स्टार्ट करो क्योंकि हर कोई पैसे रेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आजकल इंटेंशन हो गया है कि मुझे फंड रेजिंग करनी है इसलिए मैं स्टार्टअप करूँगा।
पहले अगर वो इंटेंशन से कर रहे हो तो इसलिए मत स्टार्टअप करो। ओके पहले ये सोचो कि क्या प्रॉब्लम है, आप खुद से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और दूसरों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तब देखो कि आप इस बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हो। पैसे रेज करना नहीं रेज करना वो डिफरेंट बात है, वो एक अलग कन्वर्सेशन है, बट पहले ये देखो कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी व्हाट आई प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी। मैंने भी रिसेंटली गणेशन जी का पॉडकास्ट किया था, सो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उस टाइम पे कि आपने 1 साल तो प्रोडक्ट को रिसर्च करने में लगाया, 1-1.5 साल लगाया कि प्रोडक्ट को रिसर्च किया कि हम क्या करेंगे, और 1-1.5 साल बाद आप उसको मतलब सेल करना चालू किया, स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में कि अब मैं कितना प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा, कितना कर पाऊंगा मैं। तो प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी हो गया मार्केट में, या फिर मतलब मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ और बस उसको बेचने लग जाऊँ? देखो मैं क्या मानता हूँ कि डेप्थ होना ज़्यादा जरूरी है। मैं लॉन्च करने से पहले 2 साल तक ये सोचा कि ऐप बनाना है कि नहीं। 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में जब 2017 था तब मैं काम करना स्टार्ट किया था ऑफलाइन। वो सेम मॉडल को मैंने रेप्लिकेट किया ऐप में। उसके बाद 6 महीने मैंने फिर से रिसर्च किया, 5000 लोगों से मैंने सर्वे किया था ये पूछने के लिए कि ये ऐप अगर ऐसा मॉडल आए मार्केट में तो तुम लोग क्या यूज़ करोगे। तो तब जाके 18 महीने बाद ये डिसीजन लिया कि हाँ ऐप बनाना चाहिए। द रीज़न बिंग मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं खुद के पैसे पूरे लगा रहा हूँ। अगर ये डूब गए तो पूरे पैसे डूब गए। मैं किसी से पैसे नहीं लिया था। जो ये 18 महीने में मैंने कमाए थे वो पैसा कमाया था लगभग, जो भी हमने 18 महीने में लगभग 20 से 25 लाख का रेवेन्यू किया था, उसमें टोटल 5-6 लाख का प्रॉफिट था। उसको मैंने देख के फिर अपने ऐप बनवाई। तो उस तरह से मैं सोचा कि अपने खुद के पैसे पूरे लगा रहे तो ये सक्सीड होना बनता है। तो वो एक माइंडसेट था मेरा, इसलिए मैंने मार्केट रिसर्च, अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलो तो वो उस पर मैंने ज़्यादा टाइम दिया था। क्योंकि इसलिए आप आज भी देखोगे कि हमने आज भी कोई भी मार्केटिंग पे खर्चा नहीं किया। नहीं। जब लोग मार्केटिंग पे ही खर्चा करते हैं। फिर हमने अपने पहले वर्जन को जिसको लॉन्च किया था, आज तक हमने ऐप को ना वर्जन भी अपडेट नहीं किया। अगर आप प्ले स्टोर में जाके देखोगे ना, हमारा लास्ट अपडेटेड नवंबर 2019 है। तो ये लोगों को एक्चुअली बताता है कि ये काम है, आपको ये करना है, मतलब यही काम इस तरह से करो तो आप क्या, अगर लंबा खेलना है किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ है जो मार्केट आपको नीड करती है और 5 साल तक कैसे वो चल सकता है। आप किसी एक साल के टेम्परेरी नहीं बना सकते हो, आप हर साल चेंज नहीं कर सकते हो। आपको ये जानना जरूरी है कि आने वाले 5 साल वो चलना चाहिए। अगले 5 साल वो प्रोडक्ट मिनिमम तो चलना चाहिए, फिर आप चेंज करो, आगे करो। हाँ, उसके अंदर तो अभी जनरली क्या बोलते हैं आपके, मतलब आपको ये नहीं बोलते कि नौकरी कर लेनी चाहिए थी या नौकरी कर लो, अभी तो वो स्टार्टिंग से नहीं बोले थे। ऐसे कभी नहीं बोले? स्टार्टिंग में तो ये था कि एक्चुअली जब मैं कॉलेज गया था तो ये फिक्स था कि अगर मुझे कॉलेज से अच्छी जॉब नहीं मिली तो घर का बिजनेस संभालना है। घर पे क्या बिजनेस कर रहे हैं? पापा का वो फैक्ट्री आयरन स्टील का। अच्छा, तो हाँ, तो फिर वहाँ पर वो घर का बिजनेस संभालना है, बट मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था बिजनेस पर। मैं कॉलेज ही इसलिए गया था कि मुझे जॉब करनी थी। बट फिर मैं वही हुआ कि मैंने जॉब नहीं की लास्ट में। मतलब वो क्या ऐसी बात कहते हैं कि खून का असर आ जाता है या फिर घर में जो माहौल देखते हैं वही करना पड़ता है? मुझे मेरा बिल्कुल भी नहीं था एक्चुअली कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि मुझे बिजनेस से बिल्कुल चिढ़ था एक्चुअली। मैं अगर ऐसे कहूँ क्योंकि लोगों के पैसे फंसते थे, वो अगर वो वही बात है कि इतने दिनों तक लोग पैसे देते नहीं है और तो वही अपने बिजनेस पे पैसे देते नहीं है, तो वापस से साइकिल वही आ गई है। राइट। तो बट मैं सोचा कि मुझे यहाँ जॉब करनी है और ऑब्वियसली ये एम था कि यहाँ पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 10-15 लाख का जॉब मिले। राइट। तो वो एक इंटेंशन था। बट फिर 3rd ईयर तक आके मेरा वो इंटेंशन चेंज हो गया था। ये सोचे कि अब इसको इतना लंबा कैसे बना सकते हैं। चलो ग्रेट सर, मतलब आपकी जो जर्नी सुन के मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि मतलब इतनी छोटे से उम्र में आके आपने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और शायद आप आगे और भी बड़ा बिजनेस करो। सबसे बढ़िया बात तो 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज़ ए बिग डील रादर देन डूइंग स्टार्टअप। क्योंकि लोग तो इतने लोगों को देखते हैं ना कि अब यार हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लोग कंपनी में स्टार्टअप में पैसा डाला है, और आप अभी से ही 50 कंपनी में कर चुके हो, शायद 100 कंपनी में भी कर लो आने वाले टाइम पे। तो दैट इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर टुडेज लेसन। थैंक यू सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। थैंक यू सो मजा आया आपसे बात करके, सुपर चैट। थैंक यू सो मच।